बाजार बंद होने के बाद 4:57 पर जरूर जुड़िएगा CNBC आवाज के साथ इस इंपॉर्टेंट इवेंट को देखने के लिए और सुनने के लिए। लेकिन आपको बता दें कौन से दमदार एक्सपर्ट आज आपको पैसा बनाकर देने वाले हैं CNBC आवाज पर। जी हाँ, बात सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बताएंगे बाजार का फंडामेंटल मूड आज कैसा नजर आ रहा है। यही नहीं, टेक्निकल्स पर भी बात होगी डिटेल में। ashwinigujral.com के अश्विनी गुजराल से, S2analytics.com के सुदर्शन सुखानी, miteshthakar.com के मितेश ठक्कर, prakashkaba.com के प्रकाश काबा और powermywealth.com के संदीप वागले भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डेरिवेटिव्स पर डिटेल में चर्चा होगी आशीष चतुर्मोता के साथ, सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट है ये, और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के एसोसिएट VP चंदन तापड़िया भी देंगे साथ। और सबसे पहले आज के संकेत आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए, SGX निफ्टी कल की तेजी को और बढ़ाने की पूरी उम्मीद में अच्छी खासी बढ़त पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। 11,000 के पार ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, अब 11,056 के लेवल्स आ गए हैं। लेकिन अगर इसके पीछे की तस्वीर आप देखिए, अमेरिका में क्या हुआ और एशियाई बाजारों की तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है। ऊपरी लेवल से एक बार फिर अमेरिकी बाजारों में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली, नेगेटिव टेरिटरी में इंडेक्स जाकर टिका है। देखिए, इस समय अमेरिका में लोग सिर्फ और सिर्फ मुनाफा वसूली के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, कुछ अर्निंग्स आए हैं, कुछ का प्रदर्शन अच्छा, कुछ का बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल मूड प्रॉफिट बुकिंग का है। और एक खास बात जो सामने निकल कर आ रही है, US और चाइना की डील कगार पर है, यानी कि किसी भी दिन वो बड़ी डील अनाउंस हो जाएगी। फाइनल स्टेजेस में बातचीत हो चुकी है, जो आप कहते हैं ना डॉक्यूमेंट के डॉटिंग द आईज एंड क्रॉसिंग द टीज, वो वाली सिचुएशन है। तो उस डेवलपमेंट के मद्देनजर हम देख रहे हैं कुछ पोजीशंस हल्की होती हुई दिखाई दे रही है। एशिया में जापान की ओपनिंग आज तो कुछ नरम हुई है, वहां पर भी कुछ अर्निंग से थोड़ा सा बाजार निराश हुआ, दबाव देखने को मिला। लेकिन हैंगसेंग के मार्केट में देखिए एक अच्छा खासा जोश देखने को मिला और ये एक पॉजिटिव रहेगा। और हैंगसेंग को देखकर शायद हम भी कुछ मजबूत खुले हेमंत, क्योंकि कल भी अगर आपको याद होगा कि हैंगसेंग नरम था, फिर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो इनिशियल वॉलेटिलिटी को इग्नोर करके SGX निफ्टी ने एक पॉजिटिव स्टांस लेने की पूरी तैयारी बनाई हुई थी और हम खुले भी हल्की सी नरमी के साथ, और उसके बाद क्या बढ़िया तेजी देखने को मिली। तो आज के ग्लोबल मार्केट्स में भी हमें यही देखना है कि पॉजिटिव क्या है और हमें क्या फायदा कमा कर देगा। तो जापान नीचे इसलिए है क्योंकि ट्रंप साहब ने आज इनको फटकार लगाई है। जापान 1% जो नीचे है, आधा % जो नीचे है, आपको इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि ट्रंप साहब दरअसल आज जापान के ऊपर उन्होंने बयानबाजी करी है कि इनको भी अब इन लाइन आना चाहिए, जैसे चाइना के साथ डील हो रही है। अब कल आपको याद होगा भारत के लिए उन्होंने एक फटकार लगाई थी और हमने देखा IT शेयरों में दबाव देखने को मिलता है। जो जापान के बाज़ारों को अलग तरह से आपको देखना चाहिए और बाकी एशियाई बाज़ारों को अलग तरह से। तो बाकी एशियाई बाज़ार अगर आप देखें तो बढ़िया कारोबार कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। इससे पहले हम वीरू से जाने कि आज की रणनीति क्या हो, पहले आपको याद दिला दें कि कल वीरू ने क्या कहा था, किस तरह से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। ओपनिंग डिप के बाद मैं एक लॉन्ग की पॉसिबिलिटी तलाशूंगा, क्योंकि मेरा चार्ट्स की प्लेसिंग मेरे को लॉन्ग जाने की राय देती है। मैं कहीं ना कहीं 10,880 या फिर 10,910 की पॉसिबिलिटी तलाशूंगा। मेरे पास स्कोप है 27,326 तक के सफर का। तो मैं अपने टारगेट्स आज यानी मंगलवार और कल बुधवार के लिए करीब 27,326 से 27,436 के लेके चलूंगा। 10,990 वो टारगेट्स अचीव हुए और उसके बाद उन्हीं लेवल के आसपास निफ्टी बंद हो रहा है। 27,550 के करीब निफ्टी बैंक पहुंचा था और वो 27,525 पर बंद होता हुआ। यहाँ तो कमाना है पैसा, तो देखना है CNBC आवाज। वीरू बताइए क्या मूड है आज, निफ्टी को किस तरह से अप्रोच करेंगे? देखिए, डेटा हेमंत आज भी काफी अच्छा है और मैं ये कहूंगा कि एक चीज है हेमंत, कल के इस बाजार और कल के चार्ट्स को आप देखें ना, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कल रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा था। कल जिसने एंट्री मारी उसने काफी बाजी जीत ली है। और दूसरी चीज ये कि कल किसी ने ये दाव नहीं लगाया कि ये तेजी यहां पे थम जाएगी। कल बाजार में तेजी थी, कल कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं भी आए, लेकिन कल किसी ने ये एटलीस्ट दाव नहीं लगाया कि ये तेजी थम जाएगी। समझाता हूं कैसे आपको। पहले जरा संकेत देखते हैं, एग्जैक्टली संकेत कैसे हैं, और उसके बाद अगर आप देखें सेटअप कैसा है, डेटा कैसा है। अगर आप ग्लोबल संकेत, जैसे कि आपने समझाया, हर्षिता ने समझाया कि एग्जैक्टली
कुछ इंडिसेस, कुछ सेक्टर्स, कुछ माफ कीजिएगा बाजार जो है वो नीचे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें, मैं अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को गुड मान के चल रहा हूं क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है। एफआईएस के आंकड़े अच्छे, डीआईएस के आंकड़े शानदार और टेक्निकल एफएनओ सेटअप बेहद शानदार है। अब आइए आप एफआईएस के आंकड़ों पर। 752 करोड़ रुपए की कैश में बाइंग, डीआईएस की 580 करोड़ रुपए की बाइंग। याद रखिए पिछली बार जब हम 11,000 पे थे तो ये डेटा नहीं था। एफआईएस की बाइंग थी लेकिन डीआईएस की सेलिंग थी। लेकिन इस बार कंसेंसस है आपके पास, आपके दोनों सबसे महत्वपूर्ण तबके एफआईएस डीआईएस, उनकी तरफ से दोनों से कैश आया और लगभग 1350 करोड़ रुपए का, ये अच्छी चीज थी। 1190 करोड़ रुपए की डेरिवेटिव्स में एफआईएस की नेट बाइंग थी। समझते हैं एग्जैक्टली एफआईएस ने क्या किया। 143 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा। शॉर्ट लॉन्ग का अच्छा कॉम्बिनेशन, कुछ एग्रेसिव लॉन्ग, कुछ शॉर्ट्स, थोड़ा सा अपने आप को हेज करने के लिए। इंडेक्स ऑप्शंस में 481 करोड़ रुपए की बाइंग, और हेमंत यहां का आंकड़ा काफी अच्छा है। याद रखिए ये जो 581 माफ कीजिएगा जो बाइंग हुई है ना, 11,886 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल्स में, यानी कॉल लॉन्ग करी है और पुट शॉर्ट करी है। शॉर्ट पुट यानी अच्छा बेस और कॉल लॉन्ग यानी अभी ऊपर की पॉसिबिलिटी बन रही है। एफआईएस का आंकड़ा ये कहता है। और स्टॉक फ्यूचर्स में याद रखिए एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी लॉन्ग दाव खेला है और स्टॉक फ्यूचर्स में 10,336 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग, यानी स्टॉक्स अभी और मूव करेंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी है। अब आइए आप निफ्टी की डेटा पर। निफ्टी ऑलमोस्ट कल डी हाई पे बंद हुआ। निफ्टी ने कल क्या किया? निफ्टी ने एज पर द ऑप्शन स्टैट्स बाजार खुलते ही साथ पहले 10,800 को रिस्पेक्ट दिया, यानी जहां पे बहुत पुट राइटिंग थी वहां उसको रिस्पेक्ट दिया, और ड्यूरिंग द डे 10,938 भी काटा। वो सेकंड ब्रेकआउट था ड्यूरिंग द डे और उसके बाद डी हाई पे चला गया। अब आप देखिए कल 11,000 पे कॉल राइटर नहीं था। 11,000 पे कॉल राइटर नहीं था। कॉल राइटर अगर कहीं है एग्रेसिवली तो वो है 5,49,000 का 11,100 पर। इसीलिए मैं मान के चलता हूं कि ये मूव कम से कम आपको, ये मूव कम से कम किसी अच्छी रिट्रेसमेंट से पहले 11,050 या फिर 11,080 तक ले जा सकता है। तो ये आपके टारगेट्स होंगे। नीचे बेस कहां पर है? याद रखिए वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक अगर आप पुट्स को देखें हेमंत, तो पुट्स में सबसे ज्यादा कल पुट राइटिंग अगर किसी स्ट्राइक पे हुई है तो वो हुई है 10,900 की स्ट्राइक पे। यानी जैसे कि मेरा बेस कल 10,800 का था, आज मेरा बेस है 10,900 का। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? याद रखिए आपका स्टॉप लॉस या तो इस पुट ऑप्शंस के आंकड़े के मुताबिक 10,890 हो सकता है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखें तो मेरे ख्याल से आपका स्टॉप लॉस आज की तारीख में 10,938 का होना चाहिए, जो कि कल इंट्राडे का फ्रेश ब्रेकआउट था। तो इस अप्रोच के साथ चलिए आप। फ्रेश लॉन्ग इस ओपनिंग के बाद नहीं करना है। हां, अगर आप मार्च की सीरीज को एक अच्छी सीरीज मान के चल रहे हैं और आप इसे एक प्री इलेक्शन रैली मान के चल रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जरिया आपके पास सिर्फ आज के लिए एटलीस्ट एक है, और वो है 11,200 की कॉल विद स्टॉप लॉस ऑफ 52 रुपीज। याद रखिए ये 7 मार्च की कॉल नहीं है, ये 28 मार्च की है। तो हेमंत शायद आज फ्रेश लॉन्ग ट्रेड के लिए अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं मिलेगा आपको थोड़ा डिप का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज का मुनाफा उन लोगों के लिए है जिन्होंने कल हिम्मत जुटाई थी और हिम्मत दिखाई थी। हेमंत जी हाँ, और हिम्मत काफी लोगों ने की और उसका फल भी इनके हाथ लगा है। मेरा दूसरा सवाल होने वाला था वो यही था कि अगर हम 11,050 के करीब खुलेंगे तो क्या तेजी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसका जवाब आपने दे दिया कि उछाल पर ना खरीदे, डिप्स पर खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, निफ्टी बैंक में जो कल पूरा जोश देखने को मिला है वीरेन, 500 पॉइंट की तेजी। कल लग रहा था कि शायद मैन ऑफ द मैच मिड कैप इंडेक्स रहेंगे, लेकिन निफ्टी बैंक ने भी उतना ही कंपटीशन दिया। आज स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए कल निफ्टी बैंक ने एग्जैक्टली अगर आप देखें मैजिक शो जो था ना कल का, वो शुरुआत निफ्टी बैंक ने ही की थी, यकीन मानिए। और एक अच्छी ओपनिंग, उसके बाद अगर आप देखें धीरे धीरे अगर आप देखें चरणबद्ध तरीके से ऊपर चलता रहा। पीएसयू स्टॉक्स का काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी इसकी तेजी पर ब्रेक लग जाए, इस पर कॉल किसी ने ली नहीं है। कैसे? जरा कॉल का डेटा लेके आइए। एग्जैक्टली कॉल का डेटा ये कहता है कि इसमें अभी करीब करीब 250 से 300 पॉइंट का स्विंग और बाकी है। जरा प्लीज कॉल का डेटा लेके आएंगे। एग्जैक्टली क्योंकि हर्षदा कॉल राइटिंग कहां पे हुई है? याद रखिए 28,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। उससे पहले कोई सीवियर कॉल राइटिंग है ही नहीं। आप देखिए 27,800, 27,900 कहीं पर भी नहीं हुई है। और आउटस्टैंडिंग ओआई भी सबसे ज्यादा 4,28,000 पे ही खड़ा है। लेकिन
टेक्निकल्स के मुताबिक हर्षदा मैं आज का जो टारगेट लेके चलूंगा वो है 27,754 का, 27,800 का, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां पे आके मेरे को एक बार बुक करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहता है कि उसके ऊपर फिलहाल राइड मत करिएगा, 27,800 मैक्सिमम। उसके बाद हम थोड़े से एक डिप का इंतजार करेंगे। अच्छा, अगर आप अपनी लॉन्ग्स को खड़े रखना चाहते हैं, आप और एक बड़े मूव का इंतजार कर रहे हैं, तो पुट्स क्या कहती हैं एग्जैक्टली, बेस क्या कहता है आपका? सबसे स्ट्रांग अगर पुट राइटिंग कहीं पे हुई है तो वो हुई है 27,200 के क्लस्टर में। याद रखिए, कल 27,200, 27,300, 27,400 पे काफी स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है लेकिन सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है 27,400, 27,300 के बीच में। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है ना हर्षदा, वो 27,300 को करीब 20 पॉइंट का फिल्टर देके या तो 27,280 पे रहेगा या 27,333 पे रहेगा। इन स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी पे लॉन्ग रखिए। इंट्राडे में 27,754 से 27,800 की रेंज में एक बार निकल जाइए। यहां पर मैं किसी ऑप्शन को भी लेना नहीं चाहूंगा, अभी यहां पर मैं किसी भी फ्रेश ऑप्शन को नहीं लूंगा। कल की एक्सपायरी के बाद मैं किसी नेक्स्ट वीकली ऑप्शन को पकड़ना चाहूंगा। आज मैं किसी भी ऑप्शन ट्रेड के लिए कमिटमेंट नहीं करूंगा हर्षदा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वीरू। तो वीरू दिन के दौरान भी आपको मिलेंगे और बताएंगे कि कौन से और ऑप्शंस हैं जहां पर उनको ट्रेड के मौके दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, व्हाट आर डे, हफ्ते का पहला कारोबार दिन अब लग रहा है मंगलवार से शुरू होना चाहिए, सोमवार को छुट्टी होनी चाहिए। 125 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 300 से ज्यादा पॉइंट ऊपर देखिए सेंसेक्स, 400 पॉइंट ऊपर मिड कैप, 500 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। व्हाट आर डे। वागले साहब ने बहुत सही समय पर रिटर्न किया है। वागले साहब हैवी वेट एक्सपर्ट, तेजी लेके आयो आप, तेजी लेकर वापस आयो। आप 15 दिन की अगली छुट्टी पर भी जा सकते हो, लेकिन इसी तरह की तेजी दिखनी चाहिए सर। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षदा। कोई भी एनालिस्ट कुछ भी कहे, कोई भी एनालिसिस कुछ भी करे, मेरी लंबी छुट्टी, आपकी भी कोई छुट्टी थी? हाँ, मेरी भी लंबी छुट्टी थी, मेरे हिसाब से लंबी छुट्टी थी। तो हम दोनों एक साथ वापस आए, उसका ये क्रेडिट लेना चाहिए हमको। ऑन अ सीरियस नोट, कल जो हुआ इसको ये ना समझे मैं बेरिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। कल भी मैंने कहा था हमको दोनों तरफ की मूव्स देखने को मिल सकती है, और आज मैं बुलिश हूँ। कोई ऐसा ये नहीं है कि आज बेचना चाहिए, आज मेरे दोनों बाय कॉल्स है। लेकिन आज वो एक्सपेक्ट करना कि कल का मोमेंटम कंटिन्यू होगा। हाँ, एक 20-30 पॉइंट निफ्टी में नीचे मिलेगा तो लेना चाहिए। 10,950, 11,120 तक के मुझे अपसाइड लगते हैं। 11,120 ओके। निफ्टी बैंक 27,400, 27,800। शायद निफ्टी बैंक आज एक थोड़ा सा सेकेंडरी या सेकंड फील्ड जिसको कहते हैं, क्योंकि कल बड़ी मूव आई थी, तो ये हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें शॉर्ट किया जाए, बिल्कुल भी ऐसी राय नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक 2 बाय कॉल है। टाटा केमिकल्स बाय करके चले, 573 का स्टॉप लॉस, 594 का टारगेट, ये इंट्राडे कॉल है। और दूसरा है इंजीनियर्स इंडिया, ये काफी दिनों के बाद एक मोमेंटम दिखा रहा है। 112 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 1 से 2 दिन का टारगेट होगा 120। ठीक बात है, तो इन दोनों स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। सेठी साहब गुड मॉर्निंग। मेरा तो सवाल आपसे ये है कि ये बताइए, क्या मिड कैप का टाइम आ गया है? पिछले हफ्ते भी 2.5% की जोरदार तेजी, और कल एक ही दिन में देखिए 2.25% से ज्यादा का बड़ा मूव। क्या मिड कैप स्टॉक्स की पार्टी शुरू हो चुकी है? कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को आप? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षदा। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। पिछले एक्चुअली कल की बात ही नहीं है, पिछले 7 दिनों में भी हम देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक अच्छी खासी तेजी बनी है। जिन दिनों में निफ्टी भी एक रेंज बाउंड था, 8-10 पॉइंट 20 पॉइंट ही ऊपर था, उस समय भी हमने देखा मिड कैप्स में एक अच्छी तेजी हुई है। मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक तो जो मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी एक गिरावट के बाद वैल्यूएशंस एक तो अट्रैक्टिव हो गए थे, और उसके बाद मुझे लगता है एक फोमो फैक्टर इज वर्किंग। फोमो वुड मीन फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग बाग जो एक मिस आउट कर रहे थे, तो उन्होंने ये जो मिड कैप की पिछले 5-7 दिनों में जो रैली हुई है, उसके बीच में हमने देखा एक्सपायरी भी आई थी। तो यहाँ पे भी जो आपके F&O में जो मिड कैप स्टॉक्स लिस्टेड है, तो उनका रोल ओवर हुआ नहीं। उसका भी कारण था कि ज़्यादातर रिटेल निवेशकों को जो एक्सचेंज के कड़े नियमों के कारण हम ब्रोकर्स ने भी रोल ओवर करने नहीं दिया, बिकॉज हम पे भी प्रेशर रहता है कि अगर 5 दिन का डेबिट पड़ा है तो आप और पोजीशंस नहीं ले सकते। तो ये क्या है, पूरी जो पोजीशंस थी वो कट गई एक्सपायरी में, और उसके बाद हमने देखा एक बहुत अच्छी तेजी बनी है। और मुझे लगता है ये जो मार्च का महीना अक्सर NAV प्रॉपिंग रहती है म्यूचुअल फंड्स की,
फिर जितने बीटन डाउन वैल्यूएशंस पे मिड कैप्स ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है ये जो रैली है वो अभी और कंटिन्यू रहनी चाहिए। यहाँ से भी आई थिंक कि मिड कैप्स में हम 10 से 15% की अपसाइड आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल देख सकते हैं। वाओ, तो मिड कैप इंडेक्स में 10 से 15% का अपसाइड, यानी जो मिड कैप के अंदर वाले स्टॉक्स हैं उसमें 30-30, 40-40% के फायर वर्क्स अब लोग कहने लगे हैं कि ये जो इलेक्शन अप्रैल मई में होने वाले हैं उससे पहले की ये रैली है। आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये इसको प्री इलेक्शन रैली का नाम दे दिया जाए या थोड़ा जल्दबाजी है कहना? नहीं, वैसे देखिए थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह के डेवलपमेंट्स पिछले 15-20 दिनों में हुए हैं, जो इंडो पाक टेंशन्स के बाद जो एक कदम उठाया है करंट गवर्नमेंट ने, तो उससे ऐसे माना जा रहा है कि उसको काफ़ी एक अच्छे पॉपुलर वोट्स मिलेंगे और उसके कारण से उनकी जो पोजीशन है, अगर आज इलेक्शंस करवा दिए जाए तो डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूव्ड पोजीशन रहेगी। तो इन सबको देखते हुए बाजार ये मान रहा है कि एक वापस से हो सकता है जो नरेंद्र मोदी वापस से आए पावर में, तो इन सबको देखते हुए बाजार ने एक अच्छी तेज़ी करी है और मुझे लगता है ये प्री इलेक्शन रैली बिल्कुल एक कंटिन्यू रहनी चाहिए। हालांकि थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा अगर की ओके जी सेठी साहब, आप कह रहे हैं कि ठीक है कि थोड़ी सी जल्दबाजी है कि ये प्री इलेक्शन रैली की शुरुआत हो रही है, लेकिन जिस तरह का मूड और सेटअप देखने को मिला है और कल जो हमने एक चीज हाईलाइट की थी बाजार खुलने से ही और पूरे दिन कि सरकारी कंपनियों में पूरा एक्शन था, यहीं पे सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली और डिटेल हम लेंगे भी। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में सरकार जो हिस्सेदारी बेचने वाली है, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। ये बताइए, क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है कि इस बारी इस मिड कैप और इस स्मॉल कैप रैली में सरकारी कंपनियों पर ज्यादा दाव लगाए? नहीं, देखिए बिल्कुल हर्षिता, मुझे तो लगता है सब सेगमेंट्स ही अच्छा कर रहे हैं। कल अगर आप देखें तो सिर्फ एक आईटी वाला जो सेक्टर था वही थोड़ा एक कमजोर था, बाकी सब सेगमेंट में हमने अच्छी तेजी देखी। और जिस तरह के डेवलपमेंट सरकारी बैंकों को लेके आ रहे हैं, जैसे कि डिविडेंड, हाल ही में सरकार ने नैल्को में एक बड़ा डिविडेंड अनाउंसमेंट करवाया और फिर मुझे लगता है ये जो सरकारी कंपनियां हैं डेफिनेटली यहाँ से और अच्छा करेंगी, कर सकती है और अच्छे डिविडेंड प्लेज हैं और बिफोर 31 मार्च मुझे लगता है और भी कंपनियों से कुछ डिविडेंड्स की उम्मीद की जा सकती है। तो मुझे लगता है सरकारी कंपनियों को डेफिनेटली फोकस में रखना चाहिए। यहाँ पे एक तो वैल्यूएशंस भी अच्छे हो गए हैं, काफ़ी बीटन डाउन लेवल्स पे मिलते हैं और मुझे लगता है चुनिंदा सरकारी कंपनियों को बिल्कुल एक पॉजिटिव रुझान के साथ ट्रीट करना चाहिए। ठीक बात है, तो सरकारी कंपनियों पर विस्तार से हम बात करेंगे। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन सेठी साहब आपके अपने पिक्स बताइए क्या है? देखिए, मेरा जो पहला स्टॉक है वो कॉमन है संदीप वागले जी के साथ। मैंने भी टाटा केमिकल्स को प्रेफर किया है। मुझे लगता है कल जो पूरे टाटा ग्रुप में जो रिसेंटली इन्होंने एक रीजिग का अनाउंसमेंट किया उसके बाद से पूरा टाटा ग्रुप फोकस में है और मुझे लगता है टाटा केमिकल्स काफ़ी पिट चुका है कि जो इस तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं थे और उसके बाद हमने स्टॉक में गिरावट देखी। हालांकि वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, बट मुझे लगता है काफ़ी स्टीम अभी बाकी है इसमें। तो पोजिशनली मुझे लगता है ये विद इन द नेक्स्ट 7 to 10 डेज 650 तक के लेवल्स देख सकते हैं, तो टाटा केमिकल्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक आज जो फोकस में रहना चाहिए वो रहना चाहिए DHFL, जहाँ पे अच्छी खबरें हैं। एक इंडिपेंडेंट फर्म ने इनके जो कोबरा पोस्ट के जो एलिगेशंस थे उनको खारिज किया है, तो उसको देखते हुए प्लस जिस तरह की कल हमने एक तेज़ी देखी जितने भी हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में, जैसे रेपको होम फाइनेंस है, इंडिया बुल्स हाउसिंग है, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है DHFL कुड बी अ गुड कैंडिडेट टू ट्रेड टुडे। यहाँ पे मुझे अच्छे अपसाइड आज नजर आते हैं। और जो तीसरा और फाइनल स्टॉक रहेगा वो पावर सेक्टर से लिया मैंने, टोरेंट पावर। मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करता है और पावर सेक्टर के प्रति भी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है टोरेंट पावर में आज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करें। ऑलराइट, तो ये 3 स्टॉक्स जिस पर सेठी साहब की नज़र है, लेकिन जैसा कि हर्षदा अभी कह रही थी, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन फोकस में साफ तौर पर रहने वाला है और आज इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि करीब 510 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में इस हफ्ते सरकार अपनी पूरी 73% हिस्सेदारी 4 पोर्ट्स को बेच सकती है। पूरी खबर जानते हैं, CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लक्ष्मण ने सबसे पहले, आप याद करिए, CNBC आवाज़ को ये जानकारी दी थी कि सरकार इसको विनिवेश करने जा रही है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये 4 पोर्ट्स मिलकर इसको खरीद सकते हैं। भाव नहीं आया था और अब लक्ष्मण हमें बता रहे हैं कि करीब शुक्रवार को जो क्लोज हुआ प्राइस उससे 40-42% ऊपर ये डील होने जा रही है। लक्ष्मण बताइए पूरी जानकारी क्या है? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया था
उसमें सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि जिस 4 पोर्ट ट्रस्ट को सरकारी अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है, वो चारों पोर्ट ट्रस्ट मिल करके जो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर की कीमत है उस पर करीब 42%, 42% प्रीमियम पर ये शेयर सरकार से खरीदेगी। 42% प्रीमियम का आधार बनाया जाएगा, जो लास्ट हफ्ते का आखिरी जो ट्रेडिंग सेशन है उसके कीमत को आधार बनाया जाएगा, यानी शुक्रवार को जो कीमत रही होगी उसको आधार बना करके 42% के आसपास प्रीमियम देंगे चारों पोर्ट ट्रस्ट। और इसके लिए बहुत देरी नहीं है, इसी शुक्रवार को या फिर इसी हफ्ते किसी भी दिन हो सकता है कि सरकार और चारों पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों के बीच शेयर परचेज एग्रीमेंट हो जाए और उस शेयर परचेज एग्रीमेंट के बाद फिर ये डील कर दी जाएगी। इसके पीछे 2 मकसद है। पहला मकसद तो ये है कि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी हिस्सेदारी बेचने के लिए, जो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 73.47%, उसको जल्द से जल्द सरकार अमल में लाना चाहती है ताकि चालू कारोबारी साल में विनिवेश का पैसा सरकार के खाते में आ जाए। इससे ये होगा कि विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने में सरकार को आसानी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये चारों पोर्ट ट्रस्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट, ये चारों मिल करके हिस्सेदारी ले रही है। पहले ये था कि ओपन ऑफर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक ओपन ऑफर लाना जरूरी था। तो सूत्र बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते ही ओपन ऑफर लाने से छूट भी दे दिया है सेबी ने, वहां भी इस पूरे सौदे को एक सकारात्मक बल मिला है। अब जाकर इसी हफ्ते के आखिर में आप देखें कि सौदा पूरा होता हुआ दिखेगा और प्रीमियम पर सरकार से शेयर खरीदेंगे चारों पोर्ट ट्रस्ट। इससे करीब 1000 करोड़ रुपए सरकार को मिलने की संभावना है। तो 1050 करोड़ रुपए के आसपास सरकार को मिलने की संभावना है। शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस जानकारी के लिए। अच्छा ये बताइए, आज कैबिनेट है या कल कैबिनेट है? थोड़ा कंफ्यूजन है बाजार में। नहीं, कैबिनेट बिल्कुल आज नहीं है, आज नहीं है ना, कल होगी। और कल जो कैबिनेट होगी वो पूरे इस सरकार के कह सकते हैं कि आखिरी कैबिनेट कहा जा सकता है। सही है। में अगर किसी भी तरह की कोई जरूरत होगी तो फिर कैबिनेट बुलाई जाएगी, लेकिन नियमित तौर पे जो कैबिनेट होती है वो कल आखिरी कैबिनेट होगी और बहुत बड़ा कैबिनेट होगा, क्योंकि इसमें कई सारे अटके पड़े प्रोजेक्ट को प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी और उन सारी डिटेल को भी मैं जल्द से आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए, ये आउट ऑफ सिलेबस मैंने पूछ लिया था, लेकिन क्योंकि आप तैयार रहते हैं तो फिर हमने सोचा आपसे जाने, इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो लक्ष्मण हमें बता रहे हैं कि आज नहीं, कल कैबिनेट है। और ध्यान रखिए, इसके बाद फिर अब चुनाव की तारीख के ऐलान होने की संभावना होगी, तो फिर यहाँ पर ज़्यादातर पुराने काम होते हुए नजर आएंगे। लक्ष्मण हमें ज़रूर बताएंगे आगे कि कैबिनेट का एजेंडा क्या है, लेकिन सरकारी कंपनियां तो फोकस में रहने वाली हैं ही। सेठी साहब, जैसा कि आपने सुना लक्ष्मण को, वो बता रहे थे कि अब मामला अटका हुआ था क्योंकि सेबी की तरफ से कोई फैसला हो नहीं पाया था। अब ONGC HPCL डील में भी सेबी ने, आप याद करिए, एग्जेम्पशन दिया था और ये 4 पोर्ट चाहते थे कि ड्रेजिंग के लिए वो ओपन ऑफर ना लाएं। और सही भी है, सरकारी कंपनी है, सरकारी प्रमोटर तो सरकारी है एक तरह से, तो ओपन ऑफर नहीं ला रहे। लेकिन ये जो प्राइस है 42% प्रीमियम पर 510 रुपये के आसपास का निकल कर आता है, क्योंकि शुक्रवार को जो क्लोजिंग प्राइस था वो 358 रुपीज़ 50 पैसे था। कैसे देखते हैं आप, और आपको भी लगता है क्या ये 510 की तरफ अब शेयर बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल हेमंत, बहुत ही शानदार न्यूज़ है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के स्टॉक के लिए। और आज मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, ये सीधा एक सर्किट पे ही खुलना चाहिए। जो भी मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है शायद 20% की होगी। मुझे लगता है स्टॉक बिल्कुल एक तेजी के साथ खुलेगा। और ये जो अब सेबी ने जो छूट दी है ओपन ऑफर लाने के लिए, वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगा। हमने हाल ही में देखा था NCLT में भी जो केसेस है वहाँ पे भी सेबी ने रिलीफ दी और उसके बाद से हमने देखा PSU बैंकों पे एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। तो मुझे लगता है स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और इसका एक बिल्कुल एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के स्टॉक में तो दिखेगा ही। और साथ ही साथ मुझे लगता है बाकी के भी जो PSU स्टॉक्स है वो आज बिल्कुल एक फोकस में रहना चाहिए। ओके, तो ड्रेजिंग में आज पूरा एक्शन देखने को मिलेगा। वागले साहब, चार्ट देख लिया आपने, 20% अपर सर्किट का लेवल क्या रहेगा? मेरा एक्चुअली टारगेट हर्षदा 460 है। ओके, आएगा सर। और वो 380 20% मतलब लगभग उतना ही आता है। आज ही हो जाएगा। हाँ, 520 तो शायद आ भी जाए, बट 460 पे एक आध बार अटक सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज अगर गैप से खुला तो अपॉर्चुनिटी, दुआ करिए सर नीचे खुले या फिर फ्लैट खुले, वैसे दुआ कबूल होगी नहीं क्योंकि ये आप याद है आपको, जब हम शो कर रहे थे मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन, तब 360 के आसपास का भाव था। तब हम कहते थे जब डील होगी ना ये बहुत प्रीमियम पर होने वाली है। तब हमें ये भी लग रहा था शायद ओपन ऑफर आएगा, ओपन ऑफर तो नहीं आया, लेकिन देखिए उससे भी ज़्यादा ऊपर वैल्यूएशंस पर ये डील हो रही है। तो ये जो 510 का भाव है, ये एक तरह से अब इसके लिए अगला इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, जब एक
4 पोर्ट्स मिलकर ड्रेजिंग को खरीद रहे हैं और 510 का वैल्यूएशन निकल कर आ रहा है, तो फिर ये ड्रेजिंग के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव है। तो आज ड्रेजिंग पर रखिएगा नज़र। और स्टॉक 2020 की डायरेक्टर साहब टीम तो दिखाइए। आज बहुत सारे स्टॉक्स हमने दरअसल सरकारी कंपनियों को चुना था और ड्रेजिंग में एक बहुत बड़ी करेक्शन देखा जा चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दरअसल यहाँ पर फेवरेबल नज़र आ रहा है। तो नीरज और मैंने आज मिलकर बहुत सारी कंपनियाँ चुनी थी। ड्रेजिंग भी हालांकि मेरी टीम में था, मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया था। और न्यू इंडिया एश्योरेंस ये एक नया खिलाड़ी हमने पहली बार स्टॉक 2020 में उतारा है और इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये तमाम आज इंश्योरेंस स्टॉक्स और ये सरकारी कंपनियां फोकस में रहेंगी। नीरज ने भी बहुत ही शानदार स्टॉक्स को आज टीम में जगह दी थी। तो नीरज के पास चलते हैं और जानते हैं ड्रेजिंग के अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें हैं, जहां पर आज नजर रहनी चाहिए। नीरज बताइए। DHFL अगला स्टॉक होना चाहिए आप लोगों के रडार पे। और उसमें जो एक आरोप लगाए गए थे कोबरा पोस्ट की तरफ से कि बहुत सारी इन्होंने शेल कंपनीज बनाई और फंड डाइवर्जन किया, उसको एक जो इंडिपेंडेंट CA के जरिए उन्होंने ऑडिट कराया, उसमें वो सारे आरोप गलत पाए गए। TP ओस्टवाल की रिपोर्ट थी जो सौंपी गई है। तो ये स्टॉक रडार पर रहेगा। हालांकि इनकी समस्या इससे ज़्यादा कहीं फंड की थी, तो स्टॉक को देखना पड़ेगा किस तरह मूव करता है। एडलवाइस पर नजर रखिए, इसमें एक पेंशन फंड ने 1800 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है, जिससे इनके NBFCs को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़ पर नज़र रखिएगा, ऑटो एंड सैलरी कंपनी है। इसमें आज OFS खुल रहा है जो 1100 के प्राइस पे है, जो ऊपर का जो भाव इस समय दिख रहा होगा उससे काफ़ी नीचे है और प्रमोटर अपना हिस्सा इसमें बेचेंगे। तो ये स्टॉक थोड़ा शुरुआत में ही प्रेशर में रहेगा। ग्रासिम पर नज़र रखिएगा, इन्होंने एक फैब्रिक कंपनी है जो जिसका प्लांट कोल्हापुर में है, उसको खरीदा है। सोक्टा से करीब 225 करोड़ की डील हो रही है और इनको ऐसा लगता है इस कंपनी को कि इस डील से इनका जो टेक्सटाइल बिजनेस है उसमें और मजबूती आएगी। क्विक हील का भी नज़र रखिएगा, बाईबैक का इनका प्राइस फाइनली 175 करोड़ रुपए में होगा और 275 का प्राइस इसमें तय किया गया। तो क्विक हील ने जब से खबर चली थी तब से थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया है, तो आज देखना पड़ेगा कि सस्टेन करता है या प्रॉफिट बुकिंग होती है। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। इनफैक्ट इसके आगे भी लिस्ट एक्सटेंड होगी, कई सारी खबरें हैं। लेकिन ब्रोकरेजेस के रेडार पर कौन कौन से शेयर आए हैं ये भी समझ लेते हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ गए। वरुण बताइए, सबसे पहले ITC। डेफिनेटली सबसे पहले ITC और मॉर्गन स्टैनली यहाँ ओवरवेट का कॉल दे रहा है। 320 रुपए के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए है। ये कह रहे हैं कि ITC अब जो लगातार प्राइस हाइक करते जा रहा है, आगे इस स्टॉक को जो ड्राइव करने वाला है वो इस कंपनी की प्राइसिंग ही है। और दिसंबर से अभी तक अगर आप वेटेड एवरेज प्राइसिंग देखें तो करीब 3% के आसपास की प्राइस हाइक ये कंपनी ले चुकी है। और इनका कहना है कि आगे जो ओवरऑल टैक्स का पॉलिसी थी वो स्टेबल रहने वाली है, यानी कि टैक्स पॉलिसी स्टेबल है, कंपनी प्राइस हाइक लेते जा रही है, फायदा कंपनी को पहुंचेगा और इसके लिए ओवरवेट का कॉल 320 रुपए का प्राइस टारगेट है। ACC पे CLSA यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा है और 2000 रुपए के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए हैं। इनका कहना है कि इस कंपनी के जो ओवरऑल डिमांड सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा है और जो सीमेंट सेक्टर में प्राइसिंग को लेकर अब जो बेहतर हो रही है प्राइसिंग, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो ACC को मिल सकता है और इसके लिए यहाँ खरीदारी की सलाह। HCL टेक, क्रेडिट स्विस की ये जो IT सेक्टर है उसमें सबसे प्रिफर्ड पिक है। आउट परफॉर्मर की रेटिंग दे रहे हैं और 1310 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि सबसे मेन तो ये है कि अपने PS के मुकाबले ये काफ़ी सस्ती ट्रेड कर रही है। वैल्यूएशन जो है इस कंपनी के हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से देखें तो काफ़ी सस्ते हैं और इसके लिए अर्निंग्स को भी इन्होंने अपग्रेड किया है और प्राइस टारगेट 1310 का दिया है। अब आते हैं AU स्मॉल फाइनेंस। यहाँ मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट का कॉल तो दिया है लेकिन अपना प्राइस टारगेट जो है वो काट दिया है, 595 से काट के 560 का किया है। 3-4 बड़े रीजन है जिसकी वजह से इन्होंने प्राइस टारगेट काटा है। एक तो मार्जिन्स को लेके ये चिंता है, इनका कहना है कि आगे मार्जिन्स जो है वो प्रेशर में रह सकते हैं, फंडिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी, लोन ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है और ये सब कारणों की वजह से EPS एस्टिमेट को काटा है और प्राइस को भी काट दिया गया है। ईडलवाइज फाइनेंशियल, सिटी यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा है, 205 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि जो कैनेडियन पेंशन फंड के साथ इन्होंने करार किया है उसका वैसे तो लिक्विडिटी पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उस पर कुछ हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और देखिए वैसे भी रियल एस्टेट सेक्टर में फंडिंग को लेकर काफ़ी चिंता है, तो कुछ हद तक जो फंडिंग की चिंता है वो ईज ऑफ होगी। सबसे आखिरी में गुजरात पिपावा पे नमूरा खरीदारी की सलाह दे रहा है, अपग्रेड किया, इनफैक्ट बाई की रेटिंग दे रहा है और 100 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि नियर टर्म वीकनेस रह सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इस कंपनी की अच्छी है, इसके लिए अपग्रेड किया है, बाई की रेटिंग 100 रुपये के प्राइस टारगेट।
ओके, तमाम स्टॉक्स जो रेडार पर रहेंगे, जहां पर आज देखिए ब्रोकरेजेस की नजरें हैं और यहां पर पूरा एक्शन बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। चलिए, वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ ढेर सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपने रणनीति बनानी है, उन्हीं पर आएंगे। आशीष चतुर्मोता भी अपनी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी लेकर एकदम तैयार है, आज की ट्रेड्स लेकर तैयार हैं। लेकिन ब्रेक में जाते जाते जैसे हम आपको हर रोज कहते हैं कि थोड़ी सी कसरत कर लीजिए, आपकी सेहत के लिए ही अच्छा है। तो आप भी करती है ना? हाँ, प्लैंक, और सबको करनी चाहिए। तो किसी दिन प्लैंक चैलेंज यहीं पर कर लेंगे, लेकिन पहले आप सीख लीजिए कि शिवानी सिखा रही है आज प्लैंक्स कैसे किया जाए अपने कोर को मजबूत करने के लिए। हाई प्लैंक करने के लिए बड़ी ही आसानी से आपको एक पुशअप पोजीशन में जाना है। बिल्कुल आपके जो पाम्स है उनको इस तरह से मैट पर रखना है और बिल्कुल आपके पाम्स, एल्बोज और शोल्डर सभी एक लाइन में होने चाहिए और पीछे आपके पैरों को उठाना है, पुशअप पोजीशन में जाना है आपको। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि ओवरऑल जो आपका शरीर है वो एक प्लैंक की तरह एक सिंगल लाइन में हो और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल आर्च ना हो और हेड यानी आपका जो सिर है वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रहे। इस तरह से ऊपर ना देखे, बिल्कुल नीचे ना देखे, एक न्यूट्रल कंफर्टेबल पोजीशन में आपका नेक और आपका सिर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो प्लैंक है लोअर प्लैंक, उसके लिए बिल्कुल आपको जिस तरह से आपने हाई प्लैंक किया था जब आपने आपके पाम्स को मैट पर रखा था, उसी पोजीशन में आपको आपके एल्बोज को लेकर जाना है। कुछ इस तरह से एल्बोज नीचे लेकर जाइए, पाम्स आगे की तरफ रखिए, पैरों को पीछे लेकर जाइए बिल्कुल, और उसी तरह से पूरा जो आपका शरीर है, सारे शरीर के मसल्स एंगेज्ड हो और आपके जिस पोजीशन में आपके एल्बोज है उसी पोजीशन में आपको शोल्डर्स को रखना है और बिल्कुल पूरे बॉडी के मसल्स जो है उनको एंगेज रखना है।